देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है। क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के ग्लोब फील्ड स्टेडियम में शो करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक बड़ी इंडी कंपनी के ऊपर फिन बैलर का रिटर्न कंफर्म हो चुका है। रेप प्रो रेसलिंग के लेटेस्ट शो के ऊपर एमजीएफ के डेब्यू मैच के साथ साथ विल ऑस्प्रे ने उनका रिटर्न कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर मीना शिकवारा उनका रिटर्न कर चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एमजेएफ की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले बताई थी। एमजेएफ के एईडब्ल्यू में अमेरिकन चैंपियन बनने के बाद एमजेएफ उनके टाइटल को इंटरनेशनली काफी सारी अलग अलग कंपनीज के ऊपर डिफेंड कर रहे गए। और 1 हफ्ते पहले एमजेएफ के मैक्सिको के सबसे पॉपुलर अरीना मैक्सिको के अंदर डेब्यू करके टाइटल को डिफेंड करने के बाद अब आज यहाँ पर एमजेएफ ने यूके की नंबर 1 इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेप प्रो रेसलिंग के ऊपर डेब्यू किया। जहां पर रेप प्रो रेसलिंग शो के ऊपर वो यहां पर उनका टाइटल माइकल ओकू के खिलाफ डिफेंड करते गए। और एमजेएफ और माइकल ओकू के काफी सॉलिड मैच के बाद एमजेएफ फाइनली ओकू को हराकर टाइटल रिटेन तो कर लेते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद एमजेएफ माइकल ओकू की मैनेजर अमीरा के ऊपर टाइगर ड्राइवर 98 हिट करने की कोशिश करते गए। और जब यहां पर एमजेएफ अमीरा के ऊपर टाइगर ड्राइवर 98 लगाने की कोशिश करते गए तभी यहां पर रेप प्रो के ऊपर विल ऑस्प्रे का म्यूजिक प्ले होता ही। और लंबे टाइम के बाद विल ऑस्प्रे यहां पर रेप प्रो रेसलिंग के ऊपर उनका रिटर्न करके एमजेएफ से अमीरा को रिंग में सेव करते गए। जहां पर विल ऑस्प्रे के रिंग में आने के बाद एमजेएफ रिंग को छोड़कर भाग जाते गए। और इसके बाद विल ऑस्प्रे के द्वारा सॉलिड बेबी फेस प्रोमो कट किया जाता है। जहां पर ऑस्प्रे उनके प्रोमो के अंदर वेम्बली स्टेडियम में एमजेएफ को हराकर इंटरनेशनल टाइटल को जीतने को लेकर बात करते गए। और कुछ इस तरीके से रेप प्रो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी अमेरिकन टाइटल के स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस कर रही है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेप प्रो के ऊपर एईडब्ल्यू का अगला कौन सा रेसलर अपीयर होता है। बट गाइस जहां तक बात रही अपीयर होने की तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के करंट टैग टीम चैंपियन फिन बैलर और जेडी मैकडॉग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक बड़ी इंडी कंपनी के ऊपर अपीयर होने वाले गए। वेल अगर आप लोग इंडिपेंडेंट रेसलिंग को फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा कि आयरलैंड की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी ओटीटी रेसलिंग है जो यहाँ पर पिछले 12 सालों से चल रही है। और गाइस ये वो कंपनी है जहाँ फिन बैलर के पहले भी काम कर चुके गए। और बैलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू में आने से पहले फिन बैलर ओरिजिनली इसी कंपनी के ऊपर काम किया करते थे। और अब जबकि ये कंपनी उनका 12 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली है तो गाइस अब यहाँ पर फिन बैलर इस कंपनी के ऊपर फाइनली यहाँ पर 12 सालों के बाद रिटर्न करने वाले गए। गाइस यहाँ पर ओटीटी रेसलिंग के लेटेस्ट शो के ऊपर हमें यहाँ पर एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है जिस वीडियो पैकेज के अंदर ओटीटी रेसलिंग ऑफिशियली ये अनाउंस करती गई कि ओटीटी रेसलिंग के 26 अक्टूबर के एनिवर्सरी शो के ऊपर फिन बैलर ओटीटी रेसलिंग के ऊपर रिटर्न करेंगे। और फिन बैलर के साथ साथ उनके फिलो टैग टीम पार्टनर जेडी मैकडॉग भी ओटीटी पर रिटर्न करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बैलर और जेडी मैकडॉग ओटीटी रेसलिंग के 12 एनिवर्सरी शो के ऊपर किन रेसलर को फेस करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइस यहीं कल एईडब्ल्यू कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद जब यहां पर टोनी खान की कंपनी ने ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर आरवेच को लेकर टीवी टैपिंग की तो गाइस आरवेच की टीवी टैपिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर एक और रेसलर ने उनका रिटर्न कर दिया है। और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि मीना शिराकावा है। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मीना शिराकावा ने रिसेंटली जापान के अंदर ये खुद अनाउंस किया कि वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जापान को लीव कर रहे गए और वो यहाँ पर अमेरिका के अंदर रेसलिंग करने वाले गए। और जैसे ही मीना शिकवारा ने ये अनाउंसमेंट की हर किसी को यही लग रहा था कि मीना यहाँ पर एईडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगी। और अब ऑफिशियली ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर मीना शिकवारा ने कल यहाँ पर उनका रिटर्न कर दिया है। जहाँ पर शिराकावा हमें यहाँ पर आरवेश के टीवी टैपिंग पर काम करते हुए दिखाई देती गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी स्टोम मरिया में किसी स्टोरी लाइन के अंदर मीना शिराकावा इन्वॉल्व होती हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं पेंटागन जूनियर के इंडी रेसलिंग को लीव करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है करंटली यहाँ पर लूसा ब्रूस के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर काफी सारी रूमर चल रही गए। और गाइस यहाँ पर रिसेंटली रे फिनिश के द्वारा सितंबर महीने में इंडी रेसलिंग पर उनके अपीयरेंस को कैंसिल करने के बाद अब इस चीज को लेकर रूमर और भी ज्यादा तेज हो चुकी गए कि लूसा ब्रोज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। इसीलिए वो यहाँ पर फ्यूचर में उनके इंडिपेंडेंट अपीयरेंस को कैंसिल कर रहे गए। और यहीं रे फिनिश के इंडी बुकिंग को कैंसिल करने
करने के बाद कल यहाँ पर पेंटागन जूनियर मैक्सिको के अंदर एक इंडी रेसलिंग कंपनी पर काम करते गए, जहाँ पर शो के एंडिंग के ऊपर पेंटागन यहाँ पर उनके प्रोमो के अंदर इस चीज को अनाउंस करते गए कि पेंटागन जूनियर मैक्सिको की इंडिपेंडेंट रेसलिंग को लीव कर रहे गए और पेंटागन ये कहते गए कि सालों तक मैक्सिको में काम करने के बाद अब फाइनली टाइम आ चुका है जब पेंटागन उनके करियर में नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करे। और इस तरीके से पेंटागन ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो भी यहाँ पर इंडी रेसलिंग को लीव कर रहे गए। और जिस तरीके से पेंटागन के दूरिया अनाउंसमेंट की गई डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ये टीज हो रहा है कि लूचा ब्रोज सच में WWE को ज्वाइन करने वाले गए, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर लूचा ब्रोज को AEW से रीसाइन करना होता तो उन्हें यहाँ पर इंडी रेसलिंग को छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लूचा ब्रोज ऑफिशियली WWE को ज्वाइन कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW सुपरस्टार योया योएमिरा की। वेल अगर आप लोग करेंटली NJPW के जीवन क्लाइमेक्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि योया योएमिरा इस साल के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहे गए और इस चीज के काफी हाई चांसेस थे कि योया योएमिरा पॉसिबली जीवन के टॉप 4 में पहुंचे। बट गाइज योया योएमिरा जीवन क्लाइमेक्स के टॉप 4 में पहुंचते उससे पहले ही योया योएमिरा को इंजरी हो चुकी गए। और गाइज लास्ट नाइट योया योएमिरा के इंजर्ड होने के बाद अब NJPW ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि योया योएमिरा की इंजरी की वजह से वो यहाँ पर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे और उन्हें यहाँ पर इंजरी की वजह से जीवन क्लाइमेक्स से बाहर जाना पड़ा है। और गाइज अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि योया योएमिरा के इंजर्ड होकर जीवन से बाहर जाने के बाद आखिर NJPW के जीवन क्लाइमेक्स के फाइनल टॉप 4 कौन होते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के US में स्टेडियम शो की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के स्टेडियम शो की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 15 से 20 दिन पहले इस चीज को लेकर काफी तगड़ी रूमर चली थी कि AEW कंपनी पॉसिबली USA के अंदर उनका स्टेडियम शो करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल के रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि AEW कंपनी डालस एरिया को टारगेट कर रही गए। और गाइज जब यहाँ पर ये रिपोर्ट सामने आई थी कि AEW डालस टेक्सास के अंदर पॉसिबली स्टेडियम शो कर सकती गए तो गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चली थी कि AEW कंपनी पॉसिबली डॉलर्स के सबसे बड़े स्टेडियम AT&T स्टेडियम के अंदर उनका शो कर सकती गए। और गाइज क्योंकि AT&T स्टेडियम की कैपेसिटी करीबन 80,000 के बराबर है तो गाइज काफी सारे लोगों ने इस चीज का मजाक भी बनाया था कि AEW कंपनी का अमेरिका के अंदर AT&T स्टेडियम को बुक करना AEW कंपनी का सबसे बेकार डिसीजन होगा, क्योंकि AEW कंपनी अमेरिका में किसी भी कीमत पे ऊपर 80,000 टिकट तो सोल्ड आउट नहीं कर सकती गए। और गाइज यहाँ पर इस रूमर के काफी तेज होने के बाद इस रूमर को टोनी खान ने खुद शट डाउन कर दिया था। और टोनी खान का ये कहना था कि AEW कंपनी AT&T स्टेडियम के अंदर फिलहाल यहाँ पर किसी तरह का कोई भी स्टेडियम शो प्लान नहीं कर रही गए। बट अब यहाँ पर एक बार फिर से AEW के US स्टेडियम शो को लेकर फाइटफुल की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि लास्ट टाइम फाइटफुल ने ये कहा था कि AEW कंपनी टेक्सास एरिया में उनका शो करने वाली गए। और अब यहाँ पर फाइटफुल ये बताना चाहेगी कि टेक्सास स्टेडियम में जिस स्टेडियम के अंदर AEW कंपनी पॉसिबली उनके शो को करने वाली गए वो स्टेडियम यहाँ पर AT&T स्टेडियम ना होकर बल्कि पॉसिबली ग्लोब फील्ड स्टेडियम होने वाला है। और गाइज अगर आपको इस स्टेडियम के बारे में नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, डालस एरिया के अंदर एक ही एरिया के अंदर अमेरिका के 3 बड़े स्टेडियम है। और गाइज यहाँ पर AT&T स्टेडियम से मात्र 500 मीटर की दूरी के ऊपर ग्लोब फील्ड स्टेडियम है जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 40,000 के बराबर है। और जहाँ AT&T स्टेडियम अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है, वहीं ग्लोब फील्ड स्टेडियम अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट बेसबॉल स्टेडियम है। और गाइज यहाँ पर अब फाइटफुल का ये कहना है कि AT&T स्टेडियम के बगल वाले स्टेडियम ग्लोब फील्ड स्टेडियम के अंदर AEW उनके शो को प्लान कर रही गए। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो पॉसिबली AEW इस स्टेडियम के अंदर फ्यूचर में शो रन करने वाली गए। वेल गाइज मुझे पर्सनली इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि AEW कंपनी सच में यहाँ पर इस स्टेडियम के अंदर शो कर सकती गए, क्योंकि गाइज पहली बात तो इस स्टेडियम की कैपेसिटी AT&T स्टेडियम के बिल्कुल ही आधा यानी 40,000 है। और दूसरी बात इस स्टेडियम के अंदर टोनी खान की अलग मीडिया कंपनी ट्रू मीडिया ऑलरेडी काम करती गए। और ROH के लास्ट मीडिया स्क्रम के ऊपर भी टोनी खान ने इस स्टेडियम को लेकर बात की थी। और क्योंकि टोनी खान की टीम ऑलरेडी यहाँ पर इस स्टेडियम के साथ काम करती गए तो गाइज डेफिनेटली इस चीज के हाई चांसेस है कि सच में यहाँ पर AEW कंपनी ग्लोब फील्ड स्टेडियम के अंदर उनको शो को करे। और क्योंकि इस
इसकी कैपेसिटी मात्र 40,000 है। तो अगर यहाँ पर इस स्टेडियम के अंदर AEW 30,000 टिकट भी सोल्ड आउट कर देती है तो रेसलिंग शो के लिए ये शो सोल्ड आउट माना जाएगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में AEW कंपनी ग्लोब फील्ड स्टेडियम में उनके शो को करती है या नहीं। वेल आप यहाँ पर AEW का US स्टेडियम शो देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।